एक तो है कि ये एक फादर फिगर है, कोई परिवार से जाता है और अब रोते हुए, वैसे ही लोग, मर्द औरतें बच्चे सब रो रहे थे। सबके हाथ में इनका फोटो था, हिजबुल्लाह का फ्लैग था, छोटे छोटे बच्चे, 3-3, 4 साल के बच्चे। एक को तो पूछा गया था कि भाई तुम्हारा हसन नस्रल्लाह का फोटो कहाँ है? बोला वो मेरे दिल में है। मैं गया था उस इलाके में भी, दाइये में, जहाँ सैयद हसन नस्रल्लाह को मारा गया। 80 बॉम्ब गिराए गए थे वो बिल्डिंगों पे जहाँ वो नीचे बंकर में थे। तो आज भी वहाँ लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं। मैं तो वहाँ से ये मिट्टी में लेकर आया हूँ एक याद के लिए, क्योंकि ये वहाँ तो बहुत पाक मिट्टी है। और with me and it's yes। एक कोई बंदा आया और मैंने बोला वही कपड़ा है, तो बोला जी है। तो मैं बोला एक बार खाली मैं हाथ लगा दूं और थोड़ा कुछ पढ़ लूं। तो बोले तुम कहाँ के हो? मैं बोला इंडिया के हो। बोला इंडिया, महात्मा गांधी? यस। तो फिर उन्होंने बोला आप रख लो। तो यही हमारे महात्मा गांधी और नेहरू का नाम आज भी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अहम है, जो आप आखिर तक जब इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपके आंखों में आंसू आ जाएं। उसकी वजह यह है कि अभी जो 23 फरवरी में बेरूत में हिजबुल्लाह के शहदा सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन का जनाजा निकला, उसमें जो हमें मंजर देखने को मिला, एक तरफ वो जोश लोगों में, दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से डराने की कोशिश। वो जहाज 2 बार आए और लोगों ने मर्गबर अमेरिका, मर्गबर इजराइल, यानी मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, ये नारे लगाए। हमने उस दिन डायरेक्ट लाइव आपको दिखाए थे वहां के मनाजिर, जो हिंदुस्तानी जबान में, उर्दू जबान में, साथ साथ उसकी कमेंट्री भी थी। आपने उसमें यह भी देखा होगा कि कुछ लोग कपड़ा उस तरफ, जनाजे की तरफ डालते थे, और जो लोग वहां पर खड़े हुए थे हिजबुल्लाह के लोग, वो उसको, कफन को टच करके उसे वापस देते थे। उसे एक तरह से तबर्रुक कहा जाता है, उसे एक सोविनर समझ करके लोग अपने अपने घरों को लेकर के गए हैं, और वो कपड़ा पूरी दुनिया में फैला है। यानी मेरा अपना समझना यह है कि इस वाकये में, इस इवेंट में जो तकरीबन 80 मुल्कों से लोग आए, वो अपने अपने मुल्कों तक इनकलाब का, रेजिस्टेंस का मैसेज लेकर के गए हैं। उन्हीं मेहमानों में से एक आज जिनसे मैं बात कर रहा हूं, फिरोज मिथी बोरवाला साहब, वो मुंबई से हैं। आपने उनकी कई वीडियो अब से पहले देखी हैं। जब से अक्टूबर 2023 से ये जंग शुरू हुई, उसके बाद कम से कम आधा दर्जन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, कराकास से लेकर के मॉस्को, तेहरान, इस्तांबुल, बेरूत, इन सब में वो शरीक रहे हैं। और इस वक्त भी वो बेरूत में थे, और खास तौर पर बहुत जल्दी जल्दी में किसी तरह से मैनेज करके वहां पहुंचे, लेकिन कामयाबी से पहुंच गए। उनसे आज हम बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल, जिसे एक तो वो लाइव में आपने सब कुछ देखा, अब आंखों देखा हाल जो शख्स वहां पर मौजूद था, उसकी जबानी आप सुनिए। फिरोज मिथी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, आपने आते ही पूरी तरह से आराम भी नहीं किया और हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपका ओवरऑल जो एक तरह से ये जो एक्सपीरियंस था, जो आपने वहां देखा, जो लोगों में कुर्बानी का जज्बा, जो लोगों में इजराइल के खिलाफ नफरत, उसे आप जरा बताइए अपने अल्फाज में, अपने तरीके से। क्या कुछ आपको एक्सपीरियंस हुआ इस सफर के दौरान? ये ब्रेथ टेकिंग था। मेरा नसीब अच्छा था कि मैं वहां पहुंच पाया, और दिल में बहुत उम्मीद थी कि वहाँ इस दौरान हम जैसे लोग रहे, जिन्होंने मुकामा के साथ 30-35 साल से, फिलिस्तीन की रेजिस्टेंस हो, या लेबनान, या ईरान, इराक,
सीरिया तो भी नहीं है मगर आ जाएगा, और यमन, ये जो मुल्क है, यहाँ के जो लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि सैयद हसन नसरल्लाह का बेरल था और दुनिया के लोग आने वाले थे, 80 से ज्यादा मुल्कों के लोग आए और बहुत ही इंस्पायरिंग था, बहुत ही इमोशनल था। मैं देख रहा था सड़कों पे पूरे के पूरे परिवार, बूढ़े, बच्चे, माता पिता, सब सब मतलब जो बोला जाता है कि हिजबुल्लाह इज पार्ट ऑफ द पीपल, हिजबुल्लाह वहाँ का अवाम का पार्ट है, वो पूरा दिख रहा था। लोग सड़कों पे पैदल, हिजबुल्लाह के झंडे, लेबनान के झंडे, फिलिस्तीन, यमन, इराक, ईरान, ये सब देशों के झंडे थे साथ में, और लाखों के मतलब पूरा ट्रैफिक जैम, पूरा बेरूट बंद पड़ा था। इसलिए उस दिन और अगले दिन भी आपसे बात नहीं हो पाई, वरना सोचा था कि आपसे वहीं से बात की जाए, मगर वक्त ही नहीं मिला था, बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह थे। और मतलब इतने लोग रो रहे थे स्टेडियम में कि मर्द औरतें दोनों। मेरे आजू बाजू में कुछ इराकी नौजवान थे जिनके साथ में बैठा था, तो उनसे भी रहा नहीं गया था। तो हाईली इमोशनल था, और इनफैक्ट जो नारे हो रहे थे स्टेडियम में, औरतों की तरफ से ज्यादा जोरों से नारे हो रहे थे। तो वो जो पूरा सेंटिमेंट था, इट वाज आई वाज स्पीचलेस। मतलब पूरा अरबी में चल रहा था, एक शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट ऑफ कोर्स आई अंडरस्टूड द सेंटिमेंट ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन। वो तो था ही। और शेख नईम कासिम का जो आखिरी जो स्पीच था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, और क्योंकि नाउ ही इज द न्यू लीडर ऑफ हिजबुल्लाह, वो आदमी हिजबुल्लाह के लीडर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खतरे की जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी जो भी हिजबुल्लाह का लीडर बनेगा वो असैसिनेशन का टारगेट है। वो भी क्लियर कट है। मगर शेख नईम कासिम को एक बार मैं मिल चुका हूँ बेरूट में, बहुत 5-6 साल पहले, और उनका भी बहुत ही क्लियर कट लाइन है, बहुत हिम्मत वाली लाइन है। तो वो जो परंपरा है, वो शहीदों की परंपरा बोलो या मुकावमा की परंपरा, वो शेख नईम कासिम के हाथ में सेफ है, मेरा मानना है। जी, जो आपने वहां पर शिरकत की, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, और हम वीडियोस से देख रहे थे, 8-10 जगहों पर कैमरे लगे हुए थे जिनके जरिए से हमारे पास वीडियोस आ रही थी। कहीं भी पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही थी। उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, चूंकि कैसे किया गया? चूंकि आमतौर पर इंप्रेशन यह है कि वहां की सरकार, वहां की पुलिस शायद हिजबुल्लाह के साथ उतना कोऑपरेट नहीं करती। हिजबुल्लाह के लड़ाके ही क्या नजर आ रहे थे, जिस तरह से हमें हमास के लड़ाके नजर आते हैं इजरायली कैदियों को छोड़ने के वक्त, क्या उस तरह से थे लोग? क्या कुछ था? थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। जी जी। नहीं, मुझे लग रहा है कि इस बार लेबनीज सरकार ने कोऑपरेट किया है। लेबनीज आर्मी और लेबनीज पुलिस, जो मुझे बंदूक वाले दिखे वो तो मुझे लेबनीज सिक्योरिटी, लेबनीज आर्मी वाले दिखे। तो आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई थी, क्योंकि परेशानी यही थी कि क्या इसराइल कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो भी पॉसिबल था। वो जो 4 इजरायली प्लेन गए 2 बार, एक 1:30 बजे लेबनीज टाइम, जिसका मतलब हमारा वहाँ का 5 बजे, और बाद में आधा घंटे के बाद 2 बजे वापस उड़ गए थे। और दोनों बार मैं वीडियो पे उतार नहीं पाया, तो मैं 2:30 बजे बैठा था कि आएंगे, मगर वो उसके बाद आए नहीं। तो इजरायली टारगेट ये था कि ऊपर से चलो, और ताकि लोग डरे और लोग भागने लगे, हुआ नहीं। उसके बाद वो और भी नीचे आए, वापस वो प्लेन और भी नीचे आए कि, और वो जो सोनिक बूम वाला साउंड होता है कि और डराओ ताकि लोग भगदड़ मच जाए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने गाजा में और लेबनान पे मारा है। बेरूट साउथ लेबनान में भी 5-6 हजार लोग मर चुके हैं। उनका था कि ये डरेंगे, कोई डरे नहीं। एक का तो आपने देखा होगा, वो जूता लेकर खड़ा हो गया था, जूता फेंक रहा था प्लेन की तरफ, ठीक है, और तुरंत नारे चालू गए थे इसराइल के खिलाफ। तो ये लोग डरने वाले है ही नहीं, और उनका तो भी है कि इसराइल को तो हराना तो है ही, मगर सैयद हसन नसरल्लाह का जो असैसिनेशन, मर्डर का जो रिवेंज लेना है, वो भी वो लोग अभी लेने वाले हैं। अभी तो और तैयारी, अभी तो बड़ी तैयारी चल रही है। लोग बोल रहे कि मतलब कुछ लोग को बोल रहे हैं रेजिस्टेंस कब क्या करेगा, तो अभी वक्त लगेगा, मगर एक बड़ी जंग आ रही है। जहां तक तैयारी की बात है, तो मैंने देखा कि हिजबुल्लाह का जो ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है, बच्चे लोग हैं स्काउट्स में जो ब्लू शर्ट में है, वो स्काउट्स का अपना काम है। उसके बाद एक नौजवानों की टीम्स, एक यूथ टीम है जो पूरा मैनेज कर रही थी।
पानी देना, सबको जगह पे बिठाना, कुर्सी लगाना, और बाद में उनके जो और सीनियर है वो तो सिक्योरिटी में लगे थे। मगर इतना है कि लेबनीज अवाम इतनी वेल डिसिप्लिन्ड है कि कोई भगड़ धक्कम-धुक्की कुछ नहीं था। सब अपनी-अपनी जगह से बराबर चल रहे थे, बैठ रहे थे। जगह बैठने की थी नहीं। आपने कुछ फ़ोटो देखे होंगे कि वो स्टेडियम के ऊपर जो पूरी वो एक लाइट वाइट लगाने की जगह है, वहाँ भी लोग जाके बैठ गए थे। हिज़्बुल्लाह के फ्लैग, लेबनान के फ्लैग सब जगह लगे थे। ठीक है? तो इट वाज़ वेरी वेल ऑर्गनाइज्ड, वेरी वेल मैनेज्ड सिक्योरिटी वाइज़ ऑल्सो, क्योंकि परेशानी तो थी। यहाँ एक बम भी कोई फेंक देता, एक सुसाइड बॉम्बर भी कोई आ जाता, आईसिस और अल-कायदा वाले भी बैठे हैं सीरिया में, एचटीएस वाले भी हैं, वो भी कुछ कर सकते थे। तो यहाँ जाना तो जोखिम था ही। मगर शेख हसन नस्रल्लाह के लिए मोहब्बत इतनी है, उन्होंने, क्योंकि शेख हसन नस्रल्लाह भी एक बहुत गरीब परिवार से आते थे। उनके उनके बड़े बेटे का भी वो मार्टर हो चुके, वो शहीद हो चुके हैं जंग में। तो शेख हसन नस्रल्लाह कोई दुबई और कतार में बैठने वाले लीडर नहीं थे, वो यहीं रहते थे अपने लोगों के साथ। एक सिंपल जिंदगी जीते थे। उनका कोई पगार कुछ ज्यादा नहीं था। ये तो इसलिए इतना प्यार मोहब्बत है कि आदमी ने इतना सैक्रिफाइस किया है अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, और इसका खिलाफ छोटी सी ताकत आज एक बहुत बड़ी, मतलब ग्लोबली इतना बड़ा उनका इम्पैक्ट है। तो स्टेडियम में वेल डिसिप्लिन था, सिक्योरिटी वेल मैनेज थी, खतरा तो था। मैंने देखा कि कोई खास चेकिंग भी नहीं हुई। इनफैक्ट मैं तो सरप्राइज था कि भाई जितने लोग आ रहे थे उनका चेकिंग तो करो, तो वो भी नहीं हो रहा था। मतलब आई थिंक ये तो कुदरती कुछ बात है। मगर इतना है कि इंटेलिजेंस उनकी शार्प होगी, उनको पता ही होगा ऐसा कुछ अगर पकड़ा होता तो उनको पहले से अंदाजा हो जाता। और आई थिंक कहीं न कहीं अंडरस्टैंड थी कि ये फ्यूनरल प्रोसेशन को हो जाने दो, इसमें कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अगर ये होता तो फिर लेबनान में पता नहीं क्या हो जाता और रीजन में पता नहीं क्या हो जाता। ओके? मगर खतरा ज़रूर था, इज़राइल ने कोशिश की, और जैसे मैंने कहा कि इसमें एचटीएस, अल-कायदा, आईसिस का कोई सुसाइड बॉम्बर भी आके कुछ कर सकता था। मगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ नहीं, हम लोग सब रहे। एंड या दैट्स व्हाट आई से फॉर नाउ। अच्छा, थोड़ा-सा आगे बढ़ने से पहले मैं समझना चाहूँगा कि आप भारत से जो बेरूत पहुँचे, वो किस रूट से, किस तरह से पहुँचे? क्या था वो? चूँकि ईरान से फ्लाइटें बंद होने की इत्तला थी और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग वहाँ से आना चाहते थे, वो नहीं आ सके। आप किस तरह से पहुँचे? जी। पहले तो कह दूँ कि ईरान का जो डेलीगेशन आया, खास करके कालीबाफ जो स्पीकर है आई थिंक पार्लियामेंट के, वो तो डायरेक्टली प्राइवेट चार्टर फ्लाइट से आए, क्योंकि वो सब बहुत परेशानी लेबनीज सरकार ने क्रिएट करके रखी है। लेबनीज सरकार नॉर्मली अमेरिका के प्रेशर में ही काम करती है, पहले से भी था, अभी भी बात है। मगर अभी कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आ रहा है, मगर इस बार वो भी पीछे हट गए। तो लेबनीज ईरान के जो टॉप लीडरशिप थी वहाँ पहुँची है। इराकी, यमनी, ये बड़े पैमाने पे वहाँ पहुँचे। यमन के लोगों की ऐसी बात है कि वो तो 1 लाख के ऊपर आने के लिए तैयार थे। मगर यमन से 1 या 2 ही दिन की फ्लाइट होती है। एक ही रास्ता बाहर आने का है, जो सना टू अमान जॉर्डन की फ्लाइट होती है, वो एक रास्ता भी उनके लिए, 1 या 2 ही फ्लाइट होती है। मैं यमन में जाने वाला हूँ मार्च में, 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पैलेस्टाइन हो रही है 3rd वीक ऑफ मार्च, रमज़ान के दौरान ही, तो यौम कुद्स में वहीं शरीक रहूँगा। जहाँ तक मेरी बात है तो आई थिंक दिल में बहुत उम्मीद थी कि वहाँ पहुँचूँ, बहुत मुश्किल से ये सब हुआ। और एक होता है वो वीज़ा का मसला, ग्रुप वीज़ा आया था, वो ग्रुप वीज़ा पे ओके टू बोर्ड से ही होता है, तो कभी वो होता नहीं है। एक बार तो मुझे एयरपोर्ट से वापस भी आना पड़ा, मगर इस बार ओके टू बोर्ड नहीं हुआ, फिर भी मैं निकल गया। तो ये सब ऊपर वाले की बात थी कि बस इस बार पहुँचना ही पहुँचना था। तो मुंबई से कहाँ और कहाँ से कहाँ, किस तरह से बेरूत कैसे पहुंचे? फ्लाइट कैसे थी? यहाँ से कायरो गया था, और कायरो से फिर बेरूत के लिए फ्लाइट थी। आके पिकअप कर लिया था, होटल में लेके गए थे, और उसी दिन फिर मैं 2006 में भी गया था जब वहाँ बड़े पैमाने पे बॉम्बिंग हुई थी। तो इस बार टारगेटेड बॉम्बिंग दाइये में हुई है। बहुत सारे हिज़्बुल्लाह के लीडर्स, उनके घर, वो सब टारगेट किए गए। बिल्डिंग गिराई गई, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। और जब मैं वहाँ गया तो जहाँ नया एक सेमेट्री बना है जहाँ सबकी कब्रें है वहाँ, बहुत, तो वहाँ जुम्मा का दिन था तो बहुत सारे उनके परिवार के लोग भी आए थे वहाँ, उनके साथ में रहा।
दुआएं पड़ी उनके लिए जो मार्टर्स है, शहीदों के लिए। और फिर मेरा एक बहुत डिटेल इंटरव्यू हुआ विद वन ऑफ द लीडिंग पॉडकास्टर्स, मोर्तादा करके, बहुत टैलेंटेड लड़का है, वो टूनिशियन लेबनीज है। और मैं गया था उस इलाके में भी, दाइये में, जहाँ सैयद हसन नसरल्लाह को मारा गया। 80 बॉम्ब गिराए गए थे वो बिल्डिंगों पे जहाँ वो नीचे बंकर में थे। तो आज भी वहाँ लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं। मैं तो वहाँ से ये मिट्टी में लेकर आया हूँ एक याद के लिए, क्योंकि ये वहाँ तो बहुत पाक मिट्टी है। और विद मी एंड इट्स यस, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि देखिए मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि इतना टचिंग जो चीज होती है, जो दिल को नजदीक होती है, तो उसको आदमी जिंदगी भर निशानियां इकट्ठी करता है। तो ये मिट्टी वहां की है जहां हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया। जी जी, आप वहां से वो एक कपड़ा भी लेकर के आए, वो भी? जी जी, ये वो है एक्चुअली। जब उनकी लाश लाई जा रही थी स्टेडियम में, तो लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, ताकि वो उस लाश पे अपना कोई ना कोई कपड़ा फेंके। और फिर लोग वहां, जो आपने बताया कि हिजबुल्लाह के लोग फिर वो कपड़े को वहां टच करते थे और वापस फेंकते थे। तो उन्हीं में से एक कपड़ा, ये उन्हीं में से एक, जी, उन्हीं में से एक कपड़ा आपने किसी तरह से मैनेज किया और आप साथ में लेकर गए। एक कोई बंदा आया और मैंने बोला वही कपड़ा है, तो बोला ही जी है। तो मैंने बोला एक बार खाली मैं हाथ लगा दूं और थोड़ा कुछ पढ़ लूं। तो बोले तुम कहाँ के हो? मैं बोला इंडिया के हो। बोला इंडिया, महात्मा गांधी? यस। तो फिर उन्होंने बोला आप रख लो। तो यही हमारे महात्मा गांधी और नेहरू का नाम आज बिल्कुल उस पूरे इलाके में, बल्कि दुनिया भर में भारत की पहचान महात्मा गांधी और नेहरू से है, यकीनी तौर पर। जी, आप अपनी बात आगे जारी रखें। अच्छा, और क्या कोई खास बात अगर कुछ बताना चाहें, फिर मैं कुछ और सवाल करूंगा आपसे। आई थिंक एक तो है कि ये एक फादर फिगर है। कोई परिवार से जाता है और आप रोते हुए, वैसे ही लोग, मर्द औरतें बच्चे सब रो रहे थे। सबके हाथ में इनका फोटो था, हिजबुल्लाह का फ्लैग था। छोटे छोटे बच्चे, 3-3, 4 साल के बच्चे। एक को तो पूछा गया था कि भाई तुम्हारा हसन नसरल्लाह का फोटो कहाँ है? बोला वो मेरे दिल में है। तो ऐसी सी बातें आई है। और बुरखे वाली औरतें, बिना बुरखे वाली औरतें, क्योंकि लेबनान में बहुत ही अलग किस्म का कल्चर है, तो सब टाइप के लोग इनके साथ है। और मैंने तो देखा है कि क्रिश्चियंस के कितने मैसेज आए हैं, क्योंकि वो भी शॉक हो गए, क्योंकि हिजबुल्लाह ने क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट किया है सीरिया में, और लेबनान में भी वो इस बात को जानते हैं। क्रिश्चियन ने तो गाने गाए हैं हिजबुल्लाह के, सैयद हसन नसरल्लाह के लिए। शॉकिंग इवेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो यहाँ हम लोग को लग रहा है कि सुन्नी शिया डिवीजन बहुत ज्यादा है, खास करके सीरिया के बाद, तो मेरे दोस्त ने बताया कि सुन्नियों ने बहुत मदद की। जो साउथ लेबनान में शिया पे बॉम्बिंग हो रही थी और उनको फिर नॉर्थ लेबनान में, उत्तर लेबनान में शिफ्ट होना था शियाओं को, तो सुन्नियों ने उनके घर खोल दिए थे, उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रखा था, खाना पीना रहना सब चल रहा था। और चाइना भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, क्योंकि वो उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। मगर वॉर के दौरान ये देश एक हो गया था और आज भी एक है। पॉलिटिकल लीडर्स ऊपर से मैनेज हो जाते हैं, मगर अवाम के स्तर पे बहुत ही अलग बात है। और ये बहुत अच्छी, इसलिए लाख कोशिश के बावजूद सिविल वॉर नहीं हो पा रहा उनसे लेबनान। और लेबनान में उन्होंने ये किया कि क्योंकि सिविल वॉर नहीं किया लेबनीज लोगों ने, सुन्नी शिया और क्रिश्चियन ने, तो उनकी इकोनॉमी तोड़ डाली। बैंक साफ हो चुके हैं। रियाद सलाह में जो वहाँ के चीफ थे, बैंकिंग, जैसे हमारे आरबीआई चीफ होते हैं, तो उनके जो भी वो चीफ थे रियाद सलाह में, उनके दौरान लेबनान का सोना, लेबनान के पैसा सब बैंकों से साफ हो गया। जो लंदन में रहती थी, वहाँ एक पत्रकार है, उसके $3 बिलियन ओवरनाइट साफ हो गए बैंक में से। और जो लेबनीज पाउंड, पहले तो सिविल वॉर के पहले 1 लेबनीज पाउंड वाज इक्वल टू $1, ये था का बैंकिंग स्टेटस दुनिया में। और बहुत इम्पोर्टेंट, सिविल वॉर के बाद वो $1 का 1500 हो गया। आज वो $1 का 90,000 लेबनीज पाउंड हो गया। बताइए कितना लेबनान में करेंसी जो चलती है डॉलर की चलती है, डॉलराइजेशन हो गया। ये खतरा है, देश बर्बाद हो जाते हैं जब डॉलर आपकी करेंसी बन जाती है। जी। इसके बावजूद ये लोग खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं अपने मुल्क के लिए, फिलिस्तीन के लिए, क्योंकि सैयद हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह जो लड़ा था वो गाजा के लिए लड़े थे। और जो लोग बोलते हैं कि क्यों हिजबुल्लाह ने सीज फायर पे
माना तो वो हम सबके लिए शॉकिंग तो था, मगर हमको वो कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि बॉम्बिंग भयंकर हो रही थी सिविलियन इलाकों में, हिजबुल्लाह पे तो खेल रहे थे, मगर उन्होंने बाद में थोड़ा बॉम्बिंग दूसरे इलाकों में चालू किया और बाद में लेबनीज सरकार का बहुत प्रेशर आने लगा, क्योंकि अमेरिकन प्रेशर बहुत आ रहा था लेबनीज सरकार पे। ओके, और बाद में सब जो बाकी के फैक्शंस है वो सब इकट्ठा हो गया कि अभी सीजफायर करो, तो हिजबुल्लाह पूरा लेबनान के अंदर गिर गया था। तो सिविल वॉर हो जाता, लेबनीज आर्मी वर्सेस हिजबुल्लाह, जो बाकी के क्रिश्चियन और सुन्नी फैक्शंस है वर्सेस हिजबुल्लाह, क्या वो परिस्थिति बन जाती। वो पूरी बात वहां तक आ गई थी। हिजबुल्लाह के लिए लेबनान का अंदर एक फ्रंट चालू हो जाता कि अंदर भी लड़ाई लड़ो और इजराइल के खिलाफ भी लड़ाई लड़ो, इसलिए उनको सीज फायर करना पड़ा था। वो बहुत ही समझदारी के साथ अभी जो सरकार में भी जो हिस्सेदारी जिस तरह से ली है, अमल मूवमेंट को ज्यादा कैबिनेट सीटें दिलवा देना, अपने आप कम रखना, तो वो मेच्योरिटी उनके यहाँ है। अच्छा, इस सफर के दौरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के क्या कुछ लोगों से कहीं बातचीत हुई जिससे कुछ और इन डेप्थ मालूमात हो सके, हमारे दर्शकों को कुछ फील आपको हुआ हो, जो फील आप वहां से लेकर के आए हैं? आपकी कुछ लोगों से जरूर मुलाकातें हुई होंगी, वो थोड़ा सा कुछ बताइए, ताकि वो जो मीटिंगें वगैरह थी जिसमें आप शरीक हुए वो किस किस्म की थी, क्या था? दो लेवल की बातें हुई। एक तो समझने की बात कि अभी क्या होना है, और दूसरा कि आके क्या करना है। तो वो दोनों ही बातें हमारी चलती रही है। जहां तक मैंने बताया कि एक तो बहुत बड़ा सवाल था ये सीज फायर को लेकर, और जब ये सीज फायर हुआ, आप देखिए हमास ने भी वो सीज फायर को सपोर्ट किया था। तो जो लोग बोलते कि हमास अकेला पड़ गया था, गाजा अकेला पड़ गया था, वो बात सही नहीं है। हमास को भी पता है कि वो सीज फायर क्यों हुआ। हमास के अंदर से बयान आए थे, और ओसामा हमदान जो हमास के लीडर है अभी इंटरनेशनल अफेयर्स और स्पोक्स पर्सन है, उनके बयान आते। तो वो उनका अलायंस बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो हिजबुल्लाह के साथ हो या ईरान के साथ हो या यमन के साथ हो। ओके, दूसरी जो बात है कि अभी तैयारी हो रही है नेक्स्ट फेज के लिए। ये वॉर तो आनी है। नेतन्याहू चाहता है कि ईरान के साथ वॉर हो, वो भी देखते हैं कि क्या हो, क्योंकि उसके बिना नेतन्याहू जो करना चाहता है वो होने वाला नहीं है। एक अच्छी बात है कि, और जो हमको पहले भी अंदाजा था कि ट्रंप आने के बाद रशिया यूक्रेन का वो फैसला होगा, तो रशिया और अमेरिका साथ आमने सामने बैठ रहे हैं, जिसमें यूरोप का कोई रोल ही नहीं है। यूरोप ने अपनी औकात ही खत्म कर दी है। और उसके साथ लैवरोव और अरागची की मीटिंग हो चुकी है। लैवरोव आई थिंक ईरान गए थे। तो रशिया, ईरान और चीन का जो ट्रायंगल है, जो अलायंस है, वो बहुत ही बरकरार है। तो लोगों को लगता है कि रशिया कोई समझौता करके ईरान और फिलिस्तीन को साइडलाइन करेगा। मेरा मानना है कि वो नहीं होने वाला, क्योंकि रशिया ने अगर वो किया तो रशिया बाद में अमेरिका के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और रशिया के साथ ईरान और चीन है, इसलिए रशिया लड़ पा रहा है। ट्रंप का एजेंडा है कि ये तीनों को अलग अलग कर लो, वो करेगा। तो हेनरी किसिंजर और निक्सन ने 1970s में चीन और रूस को अलग कर दिया था। ट्रंप का करके अलग अलग निपट लो, मगर रशिया समझ चुका है कि उनके साथ क्या खेल 1990 के बाद और बाद में यूक्रेन के दौरान खेला गया, तो वो अमेरिका को जरा भी ट्रस्ट नहीं करेगा। डील कर लेगा, पुतिन के साथ डील कर लेगा, मगर वो डील के साथ उनको पता है कि अमेरिका क्या क्या कर सकता है, कि अंदर घुसकर वापस रशिया को बर्बाद ना करे। बहुत समझदारी से ये सब चीजें होने वाली है। पॉइंट ये है कि एक फ्रंट में तो अमेरिका, नेटो, इजराइल सब हार चुके हैं, क्योंकि इजराइल भी इन्वॉल्व था यूक्रेन वॉर में, वो हार चुके हैं। ठीक है, अभी है गाजा वाला फ्रंट, और गाजा वाले फ्रंट में वो जो चुम्मी है उसने पूरी दुनिया में बता दिया कि हमास का कल्चर क्या है और नेतन्याहू का कल्चर क्या है। वो चुम्मी ऐसा था कि बौखला गया, नेतन्याहू पगला गया कि क्या हो गया, मेरे ही लोग वहां जाके गले मिल रहे और चुम्मी दे रहे। तो ये जो झूठ रोज आ रहा है कि इन्होंने इनको मारा और टॉर्चर किया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं आज उनकी बात। तो मैं बीच में जरा दर्शकों को याद दिला दूं कि जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं लाव्रोव, वो ईरान जाने से पहले अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर से सऊदी अरब में रियाद में मिले, और उसके बाद ईरान में भी जाकर के मिले। यानी ईरान को मुसलसल कॉन्फिडेंस में लेकर के बात कर रहा है रूस, अमेरिका के साथ भी। एक तो ये, दूसरे जो चुम्मी लेने वाली जो बात याद दिलाई,
ये वही है जो आपने वीडियो देखी है, बार बार बहुत वायरल हुई, जब पिछले सैटरडे को इजरायली जो छोड़े जा रहे थे कैदी, उनमें से एक ने 2 हमास के लड़ाकों को बाकायदा माथे पर उन्हें प्यार किया, और वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि जो पिछले 15-16 महीने में मीडिया के जरिए जो कुछ उन्होंने इमेज बनाने की कोशिश की थी वेस्टर्न मीडिया ने, खासतौर पर इजराइल ने, वो सब वॉश आउट हो गई और हमास के लिए हमदर्दी बहुत बढ़ गई। जी, अपनी बात जारी रखें। क्या कुछ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लोगों से कहीं ये जो मीटिंग हुई, कुछ और चीजें भी आप इन डेप्थ कुछ बता सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए, किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, रिपोर्टें पढ़ना, उससे कहीं ज्यादा ट्रेवल करके जो आदमी समझता है, जो फील लेता है फिजिकल प्रेजेंस से, वो बहरहाल दूर से नहीं आ सकती। और कुछ थोड़ा सा गहराई से बताइए, आपने वहां क्या कुछ सीखा, क्या समझा? नहीं, आई थिंक ज्यादा बात तो हम लोग वो भी इतने मूड में नहीं थे टू टेल ऑनेस्टली, क्योंकि वो इतने बिजी थे, जो भी मेन लोग थे ना वो बहुत बिजी थे पूरे फंक्शन में। तो बात इतनी थी, उन्होंने इतना कहा कि हम लोग पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, आप लोग वो चिंता मत करें, हमारे बहुत सारे लीडर मारे गए और हमारा जो पूरा इंटरनल सिस्टम है वो थोड़े टाइम के अंदर उसको समेट लिया हम लोग ने अंदर से। वो बहुत इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि आप सोचो कि बहुत कम टाइम गैप में इतने बड़े लीडर को खो देना, मेजर बॉम्ब अटैक, उसके साथ अपने बिल्डिंगों पे अटैक, बहुत सारे हिजबुल्लाह लीडर्स मारे गए, तो उसके बावजूद उन्होंने बॉर्डर पे इजराइल को रोका। ये बहुत बड़ी बात है। और इजराइल ट्रैक नहीं कर पाया क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट यूनिट्स अपने अपने आप में काम करती है, उनको आपस में कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है, ये सब उनको पहले से सब अंडरस्टैंडिंग है, ताकि कोई ट्रैक नहीं होता। तो जंग चली बॉर्डर पे, इजराइल अंदर नहीं आ पाया। इजराइल तो आज 5 पहाड़ों पे बैठा है, वो सीज फायर के बाद। हाँ, तो वो जंग के दौरान नहीं है। जब ये लेबनीज सरकार ने जब सीज फायर की बात मानी, हिजबुल्लाह बहुत ही प्रेशर में था, वरना अंदर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो हिजबुल्लाह ने बोला ठीक है, हम अभी जंग हमारी रोक रहे हैं, उनको ओके, और उसके बाद ये लोग अंदर मूव हुए। तो मेरा मानना है कि ये सेटलमेंट हमास के साथ भी पहले बात हुई होगी कि हम लोग को ये टाइम करना पड़ रहा है, तो एक दूसरे का कोई डाउट नहीं उनके बारे में, एक दूसरे का पूरा कमिटमेंट है उनके साथ। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तमाम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर्स के, और लड़ाकों के मिजाज में भी। मतलब कहीं कुछ ऐसा बेचैनी नजर नहीं आती कि कल तक आप हमारे साथ दोस्त थे, आज कहां चले गए, बिछड़ गए, ऐसी कोई हालत नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं है। वाले कुछ भी बोले कि हमास अकेला हो गया, गाजा अकेला हो गया, मगर ऐसी जरा भी बात नहीं। आज भी सबका आपस का कोऑर्डिनेशन है, बातचीत है, भरोसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आई थिंक गाजा सीज फायर जो हुआ, जो एक्चुअली मे भी हो सकता था, ये नेतन्याहू करना नहीं चाहता था, अभी उसको करना पड़ा। ओके, तो गाजा सीज फायर से तो बहुत बड़ी जीत रेजिस्टेंस एक्सेस की हुई है। ये टाइम है जो पूरी तैयारी चल रही है, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की भी बात है, वेपन्स, जो पूरे रिसोर्सेज की बात है, इसलिए प्लेन्स रोके जा रहे हैं ताकि हिजबुल्लाह के पास रिसोर्सेज आए, मगर वो सब चलने वाला नहीं है। सीरिया से भी सब कुछ आता रहेगा, थोड़ा और पैसा बांटना पड़ेगा, एसटीएस को और पैसे खिलाने पड़ेंगे, ब्राइब करना पड़ेगा शायद, मगर सब आता रहेगा। ओके, और ट्रिपोली जो सुन्नियों का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां भी सपोर्ट है हिजबुल्लाह के लिए। आपको वहां भी सपोर्ट मिला, जब वो बम्बिंग के कारण वहां जाते थे तो वहां भी उनको सपोर्ट मिला। ये मेरे सब शिया दोस्त मुझे बता रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ट्रिपोली से कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ट्रिपोली एक तो लीबिया की राजधानी है, एक ट्रिपोली शहर लेबनान में है। नहीं, हाँ, त्राबलुस इसको, हाँ, वही वो अंग्रेजी में दोनों को ट्रिपोली बोला जाता है, इसलिए मैं कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ट्रिपोली एक शहर खुद लेबनान का भी है। और उसकी आपने बात की तो अच्छा, आखिर में भारत के लोगों को, भारत सरकार को आप अपने तजर्बे की रोशनी में कुछ खास बात बताना चाहें? चूंकि देखिए, सरकारें भी बहुत सी चीजें देखती हैं, हमारी वीडियो भी देखती होंगी जाहिर है, और फीडबैक और इंफॉर्मेशन सब जगह जानी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भारत के लोगों से, भारत सरकार से, इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को इतना नजदीक से देखने के बाद?
आई थिंक भारत की सरकार को ये समझना लेना चाहिए कि दुनिया कहाँ खड़ी है। इजराइल टोटली आइसोलेटेड है। कुछ चंद यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को छोड़कर कोई भी उनके साथ नहीं, वो तो यूनाइटेड नेशंस के वोट में दिखता है। और इंडिया की जो परंपरा रही है महात्मा गांधी, नेहरू और हमारे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल की, तो आज मोदी सरकार जहाँ खड़ी है इजराइल के साथ, वो एकदम गलत। वो बोलती रहती है हम लोग पैलेस्टाइन के साथ भी, इजराइल के साथ भी है, मगर मोदी सरकार ने हथियार भी भेजे हैं और हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पे भी क्या क्या उनको मदद की है। तो एक तो इंडिया को बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल में बाइडेन और ब्लिंकन के खिलाफ भी कानून केसेस दर्ज हो रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, ब्लिंकन के खिलाफ भी हो रहे हैं। तो जो जो देशों ने हथियार दिए हैं वो सब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सब खड़े होने वाले हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। तो हमको अपना ये सब बंद करना चाहिए। नंबर 2 है कि भारत की जो परंपरा रही उसके साथ खड़े रहो, कि जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स, फ्रीडम स्ट्रगल्स के मूवमेंट्स है उनके साथ हम लोग खड़े रहे। आज एक इजराइल कॉलोनियल सेटलर स्टेट के साथ आप खड़े हो रहे हैं, वो एक बहुत ही गलत बात है, नैतिक रूप से भी गलत बात है। और जो खास करके भारत में मेजॉरिटी आज भी फिलिस्तीन के साथ एक हिंदुत्ववादी तबका उनके साथ खड़ा है, मगर उनकी भी ज्ञानता में प्रॉब्लम है। एंटी मुस्लिम एजेंडा पे अब इजराइल के साथ जो खड़े रहे हो वो आपकी अज्ञानता की प्रॉब्लम है। थोड़ा आप ही सुधर जाइए, मेरा बोलना है। उसके साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो दुनिया का पूरा बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है वो ट्रम्प भी समझ चुका है। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बोलना था कि भाई ये मल्टीपोलर वर्ल्ड तो बन ही चुका है, हमको वो पहले जैसे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए वो ये जो डील रशिया के साथ हो रही है उसी समझदारी में कि अमेरिका, नेटो, यूरोप हार चुके हैं रशिया के सामने, इसलिए ब्रिक्स का इतना इंपॉर्टेंस। तो जो हमारी सरकार अमेरिका के साथ जो कुछ ज्यादा समझौता करना चाहती है, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर तो रूस और चीन और ईरान और ये पूरे साइड से है, और रिसोर्स भी ज्यादा है। अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है। ट्रम्प 4 साल है, उसके बाद तो नहीं रहेगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें रिवर्क होने वाली है। तो हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ काम करें। उसके साथ जो वेस्ट एशिया का ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो उसके कारण पूरा दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। वहां तो वो वॉर, रशिया के सामने तो वॉर हार गए, और मिडिल ईस्ट में भी वॉर हारने वाले हैं। और हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो रशिया ईरान के साथ हमारा जो नॉर्थ साउथ पूरा जो रेल और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है उसमें हमारा फोकस हो, और ब्रिक्स में फोकस हो, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में फोकस हो। अमेरिका और यूरोप के साथ भी जो कामकाज चल रहा है चले, मगर ये सब डिक्लाइनिंग पावर है। तो इन दैट आई थिंक, यस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक खास करके जो यहाँ के राजनीतिक दल और लेफ्ट पार्टीज और सेक्युलर और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, ज्यादा से ज्यादा काम हम आज देश में करें फिलिस्तीन के आजादी के लिए, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के सपोर्ट में, जिसमें हिजबुल्लाह, और ये आप समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह और हमास को भारत की सरकार ने कभी भी आतंकवादी संगठन बोला नहीं। यहाँ की गोदी मीडिया बकवास करती रहती है, वो भी सब बिके हुए हैं, मगर हमारे सरकार ने कभी बोला नहीं, ना वो कभी बोलेगा, क्योंकि चंद यूरोप और अमेरिका के मुल्कों को छोड़कर पूरी दुनिया आज हमास और हिजबुल्लाह के साथ खड़ी है। वो जानते हैं रियलिटी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को भी आतंकवादी बोला था, नेल्सन मंडेला को, अराफात को भी, सबको ये लोग ने बोला है। एक जमाने में तो गांधी जी को ही आतंकवादी बोल दिया था, इनको कुछ जाता नहीं। तो सबसे ज्यादा आतंकवादी और क्रूर जो है वो ये वेस्टर्न कंट्रीज है, जिन्होंने करोड़ों लोगों को एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में मारा है। हम ये सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और मैं आपको बता दूं कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। पैलेस्टाइन ने अपना बता दिया है। आज इजराइल पूरा पब्लिक जो रिलेशंस एक्सरसाइज है वो हार चुका है। उनका जो विक्टिम कार्ड था, परपेचुअल विक्टिमहुड कार्ड, वो खत्म हो चुका है। हॉलोकॉस्ट कार्ड खत्म हो चुका है। एंटी सेमिटिज्म कार्ड खत्म हो चुका है। कुछ बचा नहीं उनके हाथ में। आज सोशल मीडिया देख लो, आज पूरे इजराइल के जो लोग उनको डिफेंड करने में लगे, सब बैकफुट पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 23 फरवरी को जो कुछ बैरूत में देखा, जिस तरह से आप बहुत ही उसमें एक तो सियासी नजरिए से, इमोशनल नजरिए से, और जिस तरह से आपने मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों को अफसोस मनाते हुए, रोते हुए, औरतों को, बच्चों को, बड़ों को बिलखते हुए देखा, वो एक हमारे जो दर्शक हैं उन तक भी आपने पहुंचाया। खासतौर पर आप 2 बहुत ही अहम सॉविनर लेके आए हैं। मैं समझता हूं कि लोगों के लिए ये एक बहुत ही प्रेरणा की चीज है, जिसमें आप वहां से मिट्टी लेकर के आए हैं, जाहिया साउथ बैरूत से, जहां
हसन नसरुल्लाह शहीद हुए और उनके जनाजे से टच हुआ एक कपड़ा भी लेकर के आए हैं। मैं समझता हूं भारत में आप तन्हा हैं जिनके पास ये दो बहुत ही अहम सोवेनिर मौजूद हैं। और आपने ये कहा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में पूरा तालमेल है, उनमें बहुत मजबूती है। जहां वो एक तरफ सीज फायर की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। क्योंकि दुश्मन जो है वो काबिले भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। उस जनाजे के दौरान भी जिस दुश्मन ने हवाई जहाज उड़ा करके डराने की कोशिश की हो, वो कभी भी जंग शुरू कर सकता है। और इजराइल भी अपने ऐसा लगता है कि वजूद के लिए लड़ रहा है, लेकिन फिलिस्तीनी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। वो झूठा वजूद है जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करके उन्होंने वजूद बनाया है, और ये वो सच्चे लोग हैं जो अपनी जमीन के लिए, अपनी मादरे वतन के लिए लड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, ईरान के इस्लामी इनकलाब ने जिस तरह से इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मजबूत किया है, इस नजरिए को मजबूत किया है, मैं समझता हूं वही उसका एक तरह से मेन इंजन तेहरान में है और यहां काम हो रहा है बहुत ही मजबूती से। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया। आने के फौरन बाद आपने पूरी तरह से आराम भी नहीं किया, इतने लंबे सफर के बाद हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड की लगातार ये कोशिश होती है कि खबर को असल सोर्स से लाया जाए ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर अपने कमेंट्स में लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये वो चीजें, वो बातें हैं जो वहां जाकर के महसूस की गई हैं। मुसलसल फिलिस्तीन से मुताल्लिक जो कॉन्फ्रेंसें होती रही हैं उसमें शरीक रहे हैं फिरोज साहब, और उसके अलावा इस जनाजे में भी गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये उनके लगाव की बात है कि वो फिलिस्तीनी कॉज के लिए कितनी मजबूती से उसमें अपने आप को उन्होंने वक्फ किया हुआ है, वक्त लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।